नेपाल और भूटान है। बोले नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर आ जाओ आप, तो बन गया आपका नेपाल और भूटान भी आ गया। ये लर्न करना अब आपने। अगला है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन एमओयू टू लॉन्च द स्त्री प्रोग्राम, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो स्त्री की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, बहुत न्यूज में था ये, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब आप बोलोगे इतना सब कुछ होता है, हम क्या क्या याद रखे, है ना? तो ऐसे करना ना, स्त्री वर्ड आ गया इसमें। स्त्री हम किसको बोलते हैं? औरत को बोलते हैं, है ना? तो आपने रखना अपने एग्जामिनर में कैसे निकाला, हमने क्या करना, मोदी जी बोले ना जितनी भी स्त्रियां हैं ना उनको क्या करना है, हमने एंटरप्रेन्योर बनाना है ना, बिजनेस वुमेन बनाना है। खास करके जो बेचारी गांव वाली होती है, रूरल होती हैं, तो उनके लिए क्या किया है मोदी जी ने, आपको पता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह की उनको 2 दिन दे दिए हैं। मैंने आपको बताया था इंदिरा मार्केट में भी स्टॉल लगते हैं, वहां पे किसी ने बढ़िया बनाई हुई है, किसी ने सिड्डू बनाया है, कुछ ऐसे किया है, अपने होममेड चीजें बेच रहे हैं, उनको रेवेन्यू, फिर वो पैसा कमा रही है उससे। कुल्लू में तो पता नहीं कितनी मतलब सिड्डू बेच बेच के ना लखपति बन गई है। ठीक है, तो जैसे लखपति दीदी स्कीम भी हमने चलाई हुई है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो स्त्री क्या है, बोला कि अब रूरल में क्या होता है, भीड़ भड़ाका है, कभी बस नहीं हो रही है, कोई कंजेशन हो जा रहा है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, बोला इलेक्ट्रिक बाइसिकल प्रोवाइड करेंगे। ऐसी बाइसिकल जो इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे क्या कर सके वो अपना काम डेली का डेली कर सके। ठीक है, तो ऐसे रखने अपने याद से, नहीं भूलेगा आपको। अब इसके लिए कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने साइन किया एमओयू, तो वो है आपकी, देखो रूरल की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो होगा। अब दूसरा कौन है, अब और तो मैं एनर्जी भरनी है, साइकिल चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, तो ऑप्शन बी होगा आपका आंसर, CESL एंड MORD। तो ये देखो इस तरीके की बाइसिकल दी जाएगी इनको। The Ministry of Rural Development signed an MOU with CESL, Sustainable Transport for Rural Entrepreneurs through Electric Vehicle under the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, जो आपका DNRLM है। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो उसके अंडर स्त्री प्रोग्राम चलाया हुआ है। अब उन्हीं के लिए क्या दी जाएगी, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। तो इतना सा है, आपने याद रखना है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए जो रूरल वुमेन को एम्पावर करना है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रमोट करनी है उनमें, ताकि लास्ट टाइम जो वो फंस जाती हैं, बस नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है ना, कंजेशन हो जा रही है, दिक्कत हो जा रही है उनको, तो उस चीज को दूर करने के लिए और टारगेट रखा गया है। ये पार्टनरशिप सपोर्ट करेगी, जो हमने 3 करोड़ लखपति दीदियां बनानी है उसके लिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following is not one of the trophies awarded in the Durand Cup tournament? वैसे ना इससे रिलेटेड ना मैंने एक, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट मेरे अपने पर्सनल चैनल के ऊपर एक वीडियो है मैंने बनाई थी, उसमें मैंने दिखाया इंदिरा मार्केट के ऊपर, और वहां पे जो आंटी थी उनकी प्रधान, उनका मैंने ना थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी उनसे बातचीत की थी, इंटरव्यू तो क्या बोल सकते हैं, थोड़ी सी बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है इस चीज से, ये जो आपका DNRLM है, उनके स्टॉल लगाए हुए थे, उसमें सब कुछ बताया हुआ था मैंने। अगर हुआ पॉसिबल तो मैं आपको शेयर करूंगी उसका लिंक। क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following is not one of the trophies awarded in the Durand Cup tournament? Durand Cup tournament, मैं पता है इस क्वेश्चन में बहुत टाइम पहले जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, डुरंड कप किससे रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल की फील्ड में दिया जाता है ये। अब आपको बोलिए इनमें से कौन सी ट्रॉफी जो इससे रिलेटेड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री नाम का कोई कप है ही नहीं, प्रेसिडेंट का तो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे प्रेसिडेंट कप है जो डुरंड कप में दिया जाता है। शिमला ट्रॉफी भी है, क्यों, क्योंकि शिमला में ही तो स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपनी आर्मी के लिए शुरू किया था ना, वहाँ पे है भी, देखो अनाडेल में इतना बड़ा वो है वहाँ पे, है ना, ग्राउंड है। फिर उसके बाद डुरंड कप तो है ही है। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने अनवील किया डुरंड कप ट्रॉफी 2024। द ट्रॉफीज अनवील्ड इंक्लूड द डुरंड कप, द प्रेसिडेंट कप एंड शिमला ट्रॉफी। अब डुरंड कप है, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको 3, तो बोले ये एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। आपको अब एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि बताओ जी एशिया का सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कौन है फुटबॉल का, तो डुरंड कप है। और विश्व का कौन सा है, तीसरा ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, एक आपने याद रखना है। इन विच टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब, जिसके अंदर जो भारत के जो टॉप फुटबॉल क्लब है अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द इनॉग्रल एडिशन टुक प्लेस इन शिमला इन 1888। आपका स्टैटिक पार्ट पूरा कवर हो रहा है। 1888 में शिमला के अंदर इसका जो पहला एडिशन हुआ था। 1888 में कौन थे यहाँ पे, ब्रिटिश थे, तो उन्होंने जब शुरू किया था तो अपनी आर्मी ट्रूप के लिए किया था, तो इसलिए इसको उस टाइम बोलते थे आर्मी कप। ठीक है, इसका नाम डुरंड क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे वो थे सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड।
That Durand Cup tournament is unique, wherein the winning team walks away and 3 trophies. उनको 3 ट्रॉफियां मिलती हैं। देखो, एक मिलती है उनको डूरंड कप, रोलिंग ट्रॉफी होती है वो। रोलिंग ट्रॉफी मतलब कि जब इस साल वो रखेंगे, अगले साल तो मैच दोबारा से होगा, तो उनको वो वापस करनी पड़ेगी। दोबारा जीतेंगे तो दोबारा मिल जाएगी। ओरिजिनल प्राइस वैसे यही होता है डूरंड कप। दूसरा शिमला ट्रॉफी, ये भी रोलिंग ट्रॉफी है। इस बार मैं जीती तो मुझे मिलेगी, अगले साल आप जीते तो आपको मिलेगी। तो ये भी रोलिंग ट्रॉफी है। और ये पहली बार दी गई थी। जो शिमला के रेजिडेंट है ना, उन्होंने सबने पैसा मिलके इकट्ठे करके ये ट्रॉफी तैयार की थी 1904 में। फिर द प्रेसिडेंट कप फॉर परमानेंट कीप एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट इन 1956। फिर प्रेसिडेंट कप नाम की भी मिलती है। ये परमानेंटली, मगर मैं जीतूंगी ना इस बार तो मुझे ही मिलेगी ये, ठीक है। मेरी टीम जीती है, मुझे मिलेगी, इसको मैं परमानेंटली रख सकती हूँ। मतलब हर साल ये नहीं बनेगी, अगले साल आप जीत रहे हो तो आपको मिलेगी, है ना। तो पर ये शिमला और दूसरी डूरंड होती है, ये रोटेटिंग होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। बुरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन? तो ये है आपका एपिडा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है जितनी भी जो नेशनल प्रोग्राम है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से रिलेटेड उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो वो है हमारी अपीडा। ऑर्गेनिक की पीड़ा वही समझती है हमारी, है ना, पीड़ा से अपीडा। तो अपीडा है आपकी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म याद करनी है आपने, अपीडा बहुत रहता है न्यूज में। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर बोल रहे हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ताइवान। न्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। बताओ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेके अभी हाल ही में एक एमआरए हुआ है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? भारत और ताइवान के बीच में हुआ है। एक तो ये पहली बार एक ऐसा बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेके इंडिया ताइवान के बीच में। भारत में ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होती है, बहुत अच्छी बात है। और ये अनाउंस्ड एट द 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ताइवान इन न्यू दिल्ली में चली थी 9 नंबर की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, तब उन्होंने डिसाइड किया ये। फिर बोला द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर द एमआरए आर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया एंड एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ताइवान, एएफए ताइवान और एपिडा इंडिया, इनके बीच में हुआ ये कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। आप कुछ आप बनाओ, कुछ आप प्रोड्यूस करो, कुछ हम प्रोड्यूस करेंगे। क्यों खाना हमने इनऑर्गेनिक, है ना? तो बोला हम ऑर्गेनिक खाएंगे। The agreement is expected to boost the trade of organic products between the two countries. It will also push the export of Indian organic products such as aromatic and medicinal plant, rice, processed food, green and black herbal tea, etc. to Taiwan. तो हम ये सब कुछ क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आपको पता है हमारी टी2 अच्छी होती है यहाँ पे, हर्बल टी वगैरह है ना, कांगड़ा में ही देखो कितनी होती है। तो राइस भी अच्छी होते हैं हमारे इंडिया में, बढ़िया राइस होते हैं। फिर बोले बच्चों दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के गुण की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, एग्रीकल्चर पे लोग ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट भी करना है भाई। अब तो एक्सपोर्ट करेंगे, लोग ज्यादा लगाएंगे, उनको रेवेन्यू इकट्ठा होगा, इंडिया को भी रेवेन्यू मिलेगा, आपकी मिनिस्ट्री को। तो बोले एंड हैंडल ऑर्गेनिकली इन कंफॉर्मिटी विद द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन अंडर इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। तो उस पे लगाएंगे हम इंडियन ऑर्गेनिक लोगो, और जो ताइवान से आएगा वहां पे लगाएंगे ताइवान वाले अपना ऑर्गेनिक लोगो। एबिडा एक इज द इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। बस याद रखना कि जो भी आपके नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो कौन है, एपिडा है। एपिडा की फुल फॉर्म रट लो आप लोग, ए से एग्रीकल्चर, पी से प्रोसेस्ड फूड, है ना, प्रोडक्ट, एंड ई से एक्सपोर्ट, मतलब पी से इकट्ठे 3 चीजें कर दी इन्होंने, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। फिर ई से एक्सपोर्ट, डी से डेवलपमेंट अथॉरिटी। और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा, मतलब ये है आपका जमीन आती है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, जितनी भी जमीन है उसमें बोलते हैं हमारे जो वर्ल्ड में बात की तो सेकंड लार्जेस्ट लैंड है अंडर ऑर्गेनिक फार्मर, एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बहुत अच्छी बात है। देखो ये, और उसमें से भी जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। अब इससे मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको याद होगा तो आप बता देना, ठीक है। मेरे को बताओ, अभी हाल ही में हमने पढ़े थे कि एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है, हॉर्टिकल्चर अवार्ड मिला है ना। तो मेरे को बताओ कौन से स्टेट ने जीता था एग्रीकल्चर कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड, और किसने जीता था हॉर्टिकल्चर का? किसी को भी अगर याद है तो बता दो, नहीं है तो फिर मेरे को वो साइन करके भेज दो।
बेस्ट एग्रीकल्चर और बेस्ट हॉर्टिकल्चर की फील्ड में महाराष्ट्र था शायद। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, महाराष्ट्र ही था एग्रीकल्चर में। और हॉर्टिकल्चर में कौन था? वहां पे मैंने ना वो ड्रैगन फ्रूट के, हमने देखो वहां पे देखे थे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट लगे हुए थे, मैंने कहा ये तो ना ऐसे नाग की तरह शेप लग रही है इनकी। अब आया नागालैंड। याद? हाँ नागालैंड, बिल्कुल सही, ठीक है, याद है आपको। तो एग्रीकल्चर में था आपका महाराष्ट्र और हॉर्टिकल्चर में कौन था? नागालैंड। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करें तो उसमें एमपी है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, देन राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम, यूपी, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। बस ये ध्यान रखना। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो टोटल प्रोडक्शन हुई है हमारी 22-23 में वो हुई है 3.6 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जिम 4 मिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो जो एग्जिम 4 मिशन है तो उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने एक और भी पढ़ा था, मैं पूछूं अगर याद है आपको, मेरे को बता देना याद है कि नहीं है। पोलैरिस डॉन मिशन, पोलैरिस डॉन मिशन पढ़ा था हमने, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? है किसी को याद? पोलैरिस डॉन मिशन नहीं है? उसमें क्या किया था? उस फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक नहीं होनी थी, देखो स्पेस वहां पे वॉक करनी थी, स्पेस वॉक, फिर उसके बाद वहां पे मतलब कि कुछ हाई ऑल्टीट्यूड एक्टिविटी वगैरह करनी थी, ताकि फिर फर्दर जो इजाक मैन है ना विलियनियर, और आपके जो एलन मस्क है, उन्होंने मिलके किया था उसको। और बहुत इंपॉर्टेंट पोलैरिस डॉन मिशन, रिवीजन कर लेना आप लोग, है ना। तो उसमें वो करना था उन्होंने, स्पेस वॉक थी आपकी वो कमर्शियल पहली, और दूसरी उसके बाद थी आपकी कि साथ में उन्होंने क्या करना था, हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर एक्टिविटी करनी थी, ताकि इन फ्यूचर अगर हमने मंगल के ऊपर भेजना है बोला तो फिर हम भेज सकते हैं ना, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। ये था, ठीक है। एग्जिम 4 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू सेंड अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे अपने प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन भेज रहे हो, आप प्राइवेट बंदे भेज रहे हो, मतलब कि आपका ऑफिशियल नहीं है, प्राइवेट भेजने हैं। अब देखो क्या है, तो इसमें हमारे इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया से हमने 2 चूज किए थे आपके ऑफिसर इसके लिए, एस्ट्रोनॉट, जिसमें से एक मतलब सिलेक्ट होना थे, और वो एक सिलेक्ट हो गए थे और वो गए हैं इसमें आपके एग्जिम 4 मिशन में, ठीक है। और जो वो 2-4 मतलब कि 2 सिलेक्ट हुए थे वो ऑलरेडी जो हमारे गगनयान एस्ट्रोनॉट है ना इंडिया का, जो हमारा गगनयान मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गगनयान मिशन हमारा। तो उसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट गए थे हमारे, उसी में से 2 चूज किए थे हमने इसके लिए फर्दर, तो उसमें से एक ही गए, फिर जाएंगे किसके साथ? आपके यूएसए वालों के साथ। तो देखो क्या है ये, इसरो ने शॉर्टलिस्ट किया है 2 ऑफ इट्स 4 ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट फॉर द एग्जिम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मिशन टू द International Space Station in collaboration with the United States National Aeronautics and Space Administration नासा। ठीक है, नासा और इसरो के बीच में हो रहा है, ये आपने ध्यान रखना। और हमने बोलते जो 4 हमारे ट्रेन गगनयान एस्ट्रोनॉट थे एग्जिम 4 मिशन के लिए, वो उनको हम क्या करेंगे, वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही शॉर्टलिस्ट हुए हमारे, एक ही शॉर्टलिस्ट हुए। अब वो वहां गए थे, फिर उन्होंने ना ट्रेनिंग लेनी थी उन्हीं के अंडर, नासा के अंडर, फिर उन्होंने भी जाना था उसमें। तो नासा एंड एग्जिम स्पेस, an American privately funded space infrastructure developer, signed an order for the 4th private astronaut mission to the ISS, मतलब International Space Station, aiming to launch in October 2024 from Kennedy Space Center in Florida। तो लॉन्च होते हैं 2024 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। और 24 में बड़े बारी हुए ऐसे, जैसे कि आपकी सुनीता विलियम्स भी गई हुई थी, है ना। फिर एग्जिम 4 मिशन, फिर पोलैरिस डॉन मिशन, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के बारे में ना डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अभी 25 में होना है वो आपका। तो फिर उसमें से बोलते गए हैं, और आपके फर्दर क्या होंगे, मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जिम 4 मिशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना, टू सेंड अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हो आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, पूरी तरह से फंडेड है ये प्राइवेटली। तो ये देखो ये है हमारे इंडिया की तरफ से, बाकी तो 4 हैं आपके, मतलब 3 हैं आपके वो टोटल जाने थे, और ये हैं हमारे इंडिया के। तो ये रखना आपने ध्यान। The crew assigned to AX4 includes Commander Peggy Whitson, मिशन पायलट सुवांशु शुक्ला ऑफ इंडिया। तो इंडिया की तरफ से कौन है वो रखने आपने याद, ये है सुवांशु शुक्ला जी। मिशन स्पेशलिस्ट स्लेबोज उजनेस्की ऑफ ईसा पोलैंड, एंड मिशन स्पेशलिस्ट तिवोर कपू ऑफ हंगरी। देखो एक चीज देख रहे हो आप कि सब ना अलग अलग हैं, एक कमांडर पैगी विटसन है, एक इंडिया से आपके सुवांशु हैं, फिर आपके पोलैंड के हैं, देखो 3rd पर्सन ये पोलैंड के हैं। उसके बाद आपके ईएसए के, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो इनके लोगों पे लिखा है ना ईएसए। फिर उसके बाद है आपके हंगरी के हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे कापूती, बिल्कुल अलग अलग देशों के हैं ये।
तो द मिशन एम्स टू डॉक विद द ISS फॉर अ 14-day ड्यूरेशन, 14 दिन का मिशन होगा ये पूरा। एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट विल रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम द नासा, इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड स्पेसएक्स। और इनको ट्रेनिंग दी जाएगी जो नासा है उसके द्वारा। नासा पता है ना आपको, जो आपकी यूएस की स्पेस एजेंसी है ना, जैसे हमारी इसरो है। तो इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड स्पेसएक्स जो एलन मस्क का अपना प्राइवेट है। फिर फोकसिंग ऑन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एज पार्ट ऑफ इंडिया यूएस स्पेस कॉपरेशन गोल्स। और जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस। मतलब स्पेस में, अंतरिक्ष में ये बहुत बड़ा मतलब मैन मेड ऑब्जेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखना आप इसको ना, गूगल करना, आप उस पर देखोगे आप लगेगा आपको पता। तो इसको लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1998 में, ठीक है, 1998 में लॉन्च किया गया था इसको। और इट सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। अब स्पेस में जाओगे तो कहाँ रहोगे, है ना, वहां पे उड़ते तो रह नहीं सकते हैं, तो एस्ट्रोनॉट रहते हैं फिर इसके अंदर, वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। ये है न्यूज। अगली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। अब कंटिन्यू करें कि क्या करें? 26 दो क्वेश्चन रह गए हैं लेकिन टाइम लेंगे। अब आप मेरे को बताओ कि इनको कल करवाऊं, 25 करवा लेती हूँ ना, फिर 26 अगली बार कर लेंगे, है ना, बहुत हैवी हो जाएगा। 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रिक्स तो आपको पता हर बार आता रहता है। तो इन विच सिटी वॉज द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फॉरम हेल्ड? तो कौन से शहर में आपकी 10वें नंबर की जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फॉर्म हुई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग का है आपकी रशिया में। और इंडिया की तरफ से कौन इसको डेलीगेट कर रहे थे? हमारे ओम बिरला जी। ओम बिरला जी कौन है? लोकसभा के स्पीकर। तो ओम बिरला लीड डेलीगेशन टू ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फॉर्म। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज लीड an Indian parliamentary delegation to the 10th BRICS parliamentary forum in St. Petersburg, Russia on July 11 to 12, 2024, जो जुलाई में हो चुकी है 11 से 12 जुलाई के बीच में। तो ये थी 10वें नंबर की ब्रिक्स। आपको पता ना बारी बारी आती है, बी से क्या है ब्राजील, आर से क्या है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एस से है आपका साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में ये 5 कंट्री थी स्टार्टिंग में, ठीक है। The theme 2024 is the role of parliaments in strengthening multilateralism for equitable global development and security. ये आ गया है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जाम में। तो आपको दोबारा से आ सकता है, रिपीट आती, थीम पूछी थी इसकी। तो थीम थी इसकी द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स। जो पार्लियामेंट्स है उनका क्या रोल है आपका? टू स्ट्रेंथन मल्टीलेटरिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल, ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी हो सके उसमें, ठीक है। तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पहले ये 5 थे, अब धीरे धीरे इसमें और भी ऐड हो चुके हैं। अब 10 मेंबर है, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE। आपने लर्न करने हैं सारे 5 तो आपको वैसे लर्न हो जाएंगे ब्रिक्स से ही, फुल फॉर्म से ही। 5 बाद में और ऐड हुए हैं, कौन कौन है? ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE। अब 2006 में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना जब शुरू में था ना, तब ये भी देखो ब्रिक की था, सिर्फ ब्रिक था, ऐसा नहीं था इसमें, क्योंकि साउथ अफ्रीका नहीं था उस टाइम। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका ने बोला प्लीज मेरे को भी ऐड कर लो, बोला आ जाओ। फिर बोला ब्रिक्स भी अच्छा लग रहा है सुनने में ना, पहले ब्रिक की था, है ना। तो 2006 में था आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और फिर 2010 में हो गया ऐड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी 2024 में वो की रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। सबने सोचा पुतिन जी तो बस हटे नहीं रहे लड़ाई से यूक्रेन के साथ, थोड़ा सा इनका दिमाग डाइवर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे ना ब्रिक्स का वही करवा लेते हैं, समिट ही करवा लेते हैं, थोड़ा फोकस तो होगा लड़ाई से, इस तरफ हटेगा। तो अब थोड़ा सा कहानी बता दी मैंने आपको, तो शायद थोड़ा याद रहे लंबे टाइम तक, तो इसलिए बोला चलो वहां पे करते हैं। तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में किया ये। तो अब बोलते हैं द ब्रिक्स ग्रुप नाउ कंप्राइजेस। अब ये रखना आपने ध्यान, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। बोले पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, ब्रिक्स 46% तो ब्रिक्स के ही अंदर आती है, आएगी, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया चाइना तो है नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो इन्हीं की है। तो ब्रिक्स के अंदर 86% तो यही अकाउंट कर रहे हैं अकेले अकेले। फिर जीडीपी भी आपको पता चाइना की भी कितनी ज्यादा है जीडीपी, इंडिया की भी चलो ठीक ही है ना। तो 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये भी आपकी ब्रिक्स के अंदर आ रही है, जिसमें से चाइना अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन 65% है ब्रिक्स के अंदर। फिर 25% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट की बात करें तो वो भी ब्रिक्स से ही हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। तो सोचो ये कुछ देश ही आपके कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर ही लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26, विच इनिशिएटिव हैज वॉन द 2024 गुलवेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? तो बोलते हैं जो गुलवेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी है 2024 का, ठीक है, वो किसने जीता? वो जीता आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग।
गुलवेंकियन प्राइज, गुल खिलाए उन्होंने बड़े अच्छे। कहाँ पे खिलाए? नेचुरल फार्मिंग में, है ना। अंधे से अंधे लोगों ने भी ना बड़े अच्छे से काम किया, ठीक है। अंधे से अंधे लोगों ने बड़े अच्छे से काम किया नेचुरल फार्मिंग में और जीत लिया गुलवेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। तो अंधे से आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। तो बोल रहे हैं द गुलवेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी वाज गिवन टू द आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट इन 2024 फॉर इट्स वर्क ऑन सस्टेनेबल फार्मिंग इन इंडिया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया भारत के अंदर सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर, तो इसलिए बोला ये तो इनको ही मिलना चाहिए, तो उनको दे दिया ये प्राइज। दिस अवार्ड शोज हाउ इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश इज टू इको फ्रेंडली फार्मिंग अराउंड द वर्ल्ड। इससे ये पता लगता है देखो आंध्र प्रदेश कितना इको फ्रेंडली है ना। साउथ इंडिया ना बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली अगर देखा जाए, बहुत अच्छे काम करते हैं वो। जैसे आपने देखा होगा ट्री मैन ऑफ तेलंगाना देखो, है ना, हमने पढ़े थे बालाराम जी को मिला था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं द गुलवेंकियन प्राइज क्रिएटेड इन 2020। ये कब हुआ था आपका क्रिएट? 2020 में हुआ था। एंड गिवन बाय Celeste Gulbenkian Foundation in Portugal gives the Gulbenkian Prize for Humanity every year to recognize important efforts to protect ecosystems, making sure there is enough food for everyone and make the world more resistant to climate change। बुरे ये जो अवार्ड होता है ना गुलवेंकियन प्राइज, ये 2020 में ही तैयार हुआ था। तो देखो नया नया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पुराने तो चलो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो नई चीजें बनती है इसको भी बड़ा टाइम नहीं हुआ बने हुए। तो 2020 में ये प्राइज क्रिएट किया गया था। तो ये दिया जाता है कि ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करते हैं हर साल रिकॉग्नाइज करते हैं और अच्छे एफर्ट डालते हैं कि अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। इतना तो हमारे रिसोर्सेज में खाना होना चाहिए कि हर एक की नीड पूरी हो सके, बेसिक नीड पूरी हो सके। तो 2024 का प्राइज बोलते स्प्लिट हुआ है 3 वेल नोन विनर्स के अंदर। अब वो देखते हैं की फीचर्स ऑफ APCNF आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। So the government of Andhra Pradesh started the APCNF in 2015-16 as a plan for the whole state। 15-16 के बीच में उन्होंने टारगेट रखा था और इस प्लान को उन्होंने शुरू कर दिया था, है ना, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। APCNF करके उन्होंने कर दिया था, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग यूजेस ट्रेडिशनल मेथड्स टू सपोर्ट हेल्दी फार्मिंग। उन्होंने क्या किया, जो अच्छी हेल्दी फार्मिंग हो सके, केमिकल्स का यूज नहीं करना है, उन्हें ट्रेडिशनल मेथड को यूज करना है जो पुराने वक्त में किया करते थे, तो उनके ऊपर फोकस किया उन्होंने। और इट वाज स्टार्टेड इन 2015-16 एंड फोकसेस ऑन लो कॉस्ट फेज दैट कट केमिकल यूज 95%। सोचो मिलेगा नहीं इसको, 95% इसने केमिकल यूज को बिल्कुल कट कर दिया और पूरा, तभी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसने काम किया, तभी इसको गुलवेंकियन प्राइज मिला। कितने बढ़िया गुल खिलाए, है ना। लोग कुछ और करते रहते हैं और ये देखो कितनी अच्छी चीजों में गुल खिला रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में लो आप इसको यहाँ पे। इट हेल्प स्मॉल स्केल फार्मर्स स्विच फ्रॉम स्टैंडर्ड फार्मिंग दैट यूजेस chemicals to natural farming, organic residues, encourages the use of waste material from nature to improve the land। मैंने ना अभी पीछे एक वीडियो देखी थी, बड़ी अच्छी वीडियो थी, उसमें साउथ इंडिया की एक लेडी थी, तो उन्होंने जब से देश आजाद हो तब से क्या किया हुआ था, पूरा नेचुरली, मतलब उनके घर में क्या कर रहे थे, जो बाहर से हवा आ रही थी उसको वो प्योर करके एनवायरनमेंट में भेज रहे थे और पूरा रिसाइकिल करके जो उनके घर से वेस्ट होके जा रहा है उसी को ही वो क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज करके उसी से ही क्या कर रहे थे, वो फूड बना रहे थे। बहुत अच्छा था। अगर मेरे को दोबारा से वो वीडियो देखी तो मैं ना आपको उसका लिंक शेयर करूंगी। बस तो वही है, ये एक तरह से समझो आप, इन्होंने भी वही किया है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या किया है इन्होंने, नेचर से इम्प्रूव करके और अच्छे से उसको क्या किया है, यूटिलाइज किया है। मिनिमाइज टिलेज। टिलेज क्या होता है, आप हल चलाते हो ना, हम खेत में हल चलाना, उसको बोलते हैं टिलिंग करना। तो बोलते हैं दिस मेथड डिस्टर्ब द अर्थ लेस। अब आप कम करोगे तो उससे हमारी धरती कम मतलब डिस्टर्ब होगी, है ना, तो उससे भी हेल्थ इंप्रूव होती है बोलते। फिर इंडिजीनियस सीड्स प्रमोट्स द यूज ऑफ लोकल सीड टाइप ऑफ इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। लोकल सीड का यूज किया है इन्होंने ज्यादा से ज्यादा, इंडिजीनियस सीड का जो आपके हाइब्रिड होते हैं उनका नहीं किया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एनकरेजेस हैविंग अ रेंज ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग ट्रीज टू मेक द सिस्टम मोर रिजाइलेंट बनाने के लिए इन्होंने कितने सारे काम किए। फिर अबाउट नेचुरल फार्मिंग, तो देखो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फार्मिंग कैसे होती है। नेचुरल फार्मिंग अगर नहीं किसी को पता तो समझ सकते हैं हम लोग। कीप सॉइल कवर्ड विद क्रॉप्स ईयर अराउंड, है ना, आपकी पूरी फसल से आपने उसको साल भर क्या रखा है, कवर रखा है। प्लांट डाइवर्स क्रॉप लगा रहे हो आप, उसके ऊपर ट्रीज लगा रहे हो, मिनिमल डिस्टर्बेंस हो रही है मिट्टी को, इट बिकम्स अ लिविंग रूट, यूज बायोस्टिमुलेंट्स एज नेचुरल कैटलिस्ट, इंटीग्रेट एनिमल्स इनटू फार्मिंग। फिर आप उनको उनके साथ अटैच कर रहे हो। पहले के टाइम पे तो आपको पता है, देखो हम क्या करते थे, बैल होते थे, बैल के थ्रू हम क्या करते थे, हल चलाते थे। अब आज की डेट में सब मशीनें यूज कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी में। तो बोलते इंक्रीज ऑर्गेनिक रेजिड्यू ऑन सॉइल एंड कीप क्रॉप कवर्ड,
यूज इंडिजिनस सीड, मैनेज पोस्ट बोटेनिकली पेस्ट बोटेनिकली आप उनको क्या करो, पेस्ट को मैनेज करो, ना कि केमिकल यूज करके उनको मार दो या कुछ ऐसे करो। एलिमिनेट सिंथेटिक फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये चीजें बोल रहे हैं बार बार। तो नेचुरल फार्मिंग मेथड कीप फील्ड्स ग्रीन बिकॉज द अप्रोच अलाउज कैप्चर ऑफ लार्ज amount of carbon in the soil, increasing agriculture productivity while also fighting climate change। climate change के लिए भी बहुत बढ़िया है ना, क्लाइमेट भी आपका जो ये बहुत मिल रहा है ना आपको चेंज, बहुत गर्मी हो जा रही है एकदम से। अब इस बार आप देख सकते हो बारिशें ही नहीं हुई, बिल्कुल बारिशें नहीं हुई, नहीं तो कितनी बारिश होती थी, हुई नहीं। कोई आपकी एनवायरनमेंट के साथ इतनी छेड़छाड़, पूरी की पूरे पहाड़ों को खोद करके सुरंगें बनाई जा रही है, इतने केमिकल खेतों में यूज किए जा रहे हैं, तो कहाँ से होगा? तो चीजें चेंज ही होंगी फिर। द इंक्रीज कार्बन होल्ड्स मोर वाटर, अगर कार्बन इंक्रीज होगी तो ज्यादा वाटर होल्ड करेगी, अलाउइंग फील्ड टू एब्जॉर्ब मोर एंड रिक्वायर लेस वाटर। एवरी 1% increase in soil organic matter equals 5 to 10 tons of carbon per acre, 20,000 gallons of water holding capacity। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर इन्होंने काम किया, जिससे इन्होंने अपनी सॉइल भी हेल्दी बनाई, अपना एनवायरनमेंट भी हेल्दी बनाया, और बोला कि आपने इतना अच्छा काम किया तो आपने इतने बढ़िया गुल खिलाए। मैं बार बार इसलिए इसको बोल रही हूँ ताकि याद हो जाए आपको। तो गुल खिलाया आपने, तो गुल वेकेंड प्राइज किसको दे दिया? जिन्होंने मतलब कि ऐसे बोलो ना, नेचुरल फार्मिंग के प्यार में वो इतने अंधभक्त हो गए हुए थे ना, तो बड़े दिलो जान से उन्होंने काम किया, और अंधभक्त से आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग, उनको मिल गया आपका गुल वेकेंड प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। और यही इसी के साथ आपका वीक जो 2 है जुलाई मंथ का, वो वीक कवर होता है। तो अब बच गए सिर्फ आपके 2 वीक जुलाई मंथ के, तो वो कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक में अगर हो पाए कवर तो